हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन कुमार वर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, लाया हूं बेहतरीन स्टडी विद अनुराग के साथ में। इस बार के जितने भी प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, सारे सेटों को एक एक करके हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उससे पहले हम एक बार आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जितने भी इंटरमीडिएट के बच्चे बायोलॉजी के जो जुड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो सभी बच्चे प्लीज जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करें पिछला, उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं इस पेपर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपका क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड का जो रहता है उसमें बायोलॉजी में आते हैं 29 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? 29। यहां पे अगर हम उन 29 का डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो बेटा आपके मल्टीपल क्वेश्चंस जो रहते हैं वो 4 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन कितने रहते हैं? 4, वो भी एक एक नंबर के। तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 4 मार्क्स। इसके बाद देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपके 5, वो भी रहेंगे आपके एक एक नंबर के 5 मार्क्स में। ठीक है, और यहां पे हम देख पाते हैं इसके बाद में जो हमारे क्वेश्चन नंबर आता है, यानी कि ये पहला नंबर क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो रहेगा शॉर्ट टाइप 1, जिसमें आपके जो आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 रहेंगे, 2-2 नंबर के, और ये 10 नंबर का रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो 4 रहेगा, ठीक है, शॉर्ट टाइप 2, ये आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 3-3 नंबर के रहेंगे, 12 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, इसमें आपके टोटल मिलाकर के 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे, या आप ऐसा कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके शॉर्ट ही रहेंगे। इसमें आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के, 12 रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके शॉर्ट रहेंगे, 4 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 ही रहेंगे, ये भी 3-3 नंबर के रहेंगे, और आपके ये भी 12 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग के रहेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 3 क्वेश्चन है 5 नंबर के, ये आपके हो जाएगा 15 मार्क्स का। आप देख लेते हैं, 4, 5, 9, 9, 5, 14, 4, 18, 18, 4, 22, 22, 4, 26, 3, 29। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे कितने हो गए? 29। क्लियर है बेटा? नंबर अभी काउंट कर लेते हैं, 4, 5, 9, 9, 10, 29। ठीक है, 29 हो गए, और 29 आपके 10 हो गए आपके 39। ठीक है, 39 हो गए आपके 39, 39, 40, 41, 42, 43, एंड आपके हो गए 53, 63। बेटा ये आपका टोटल जो नंबर आ जाएगा, ठीक है, वो 70 आ जाएगा, यानी कि 5 और 9, 9 2 11, 11, 11, 11 2 13, 15, 5 हंसी लगा 1, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 हो गए। ठीक है, टोटल क्लियर है, यानी कि आपका 29 क्वेश्चंस रहेंगे
और 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये जो है पेपर हम लोगों ने लिया है, ये सेट 1 है, ठीक है। ये आपका सेट 1 लिया है बायोलॉजी का, ठीक है। 2025 का क्वेश्चन पेपर है ये। पेपर कोड आपका 348 और पेपर कोड है आपका KG। यहां पे हम देख पाते हैं कि जो समय सीमा रहती है वो कितनी रहती है, 3 घंटा 15 मिनट की, क्योंकि उसमें पहले 15 मिनट जो होते हैं वो आपको पूरा का पूरा अच्छे से पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। और आपको ध्यान भी रखना है कि पहले 15 मिनट में पेपर को अच्छे से पढ़ जरूर लीजिए। पहले क्वेश्चन से लेकर के आखिरी क्वेश्चन तक आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये भी देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है, ठीक है। यहां पर टोटल मार्क्स आपका दिया रहता है, टोटल 70 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। आपके फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं जिसमें आपका लिखा भी है, पहले जो 15 मिनट दिए हैं वो किस लिए दिए जा रहे हैं कैंडिडेट्स को, कि अपना क्वेश्चन पेपर आसानी से या अच्छे से उसको पढ़ ले, अच्छी तरीके से पढ़ना है। सेकंड, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी के सभी क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको करने, अटेम्प्ट करने जरूरी हैं, ठीक है। इलस्ट्रेट योर आंसर विद लेबल डायग्राम वेयर नेसेसरी, यानी कि जहां भी आपको जरूरत है, जहां भी आपको जरूरत है वहां पर आप अपने क्वेश्चन पेपर को डायग्राम के साथ में रिप्रेजेंट करें। बेटा बायोलॉजी में क्या होता है कि जिस तरीके से हम क्वेश्चन लिख देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन अधूरा होता है डायग्राम के बिना। तो बेटा यहाँ पे हमें देखना ये भी है, क्लियर ये भी करना है कि कोई सा भी अगर हम आंसर दे रहे हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू बी ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, तो हमें वहां पर डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है। क्लियर है बेटा, ठीक है। मार्क्स आर अलॉटेड टू ईच क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट इन, ठीक है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है वो सभी क्वेश्चन के सामने दिया रहेगा, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपने पेपर को सॉल्व करने। जो इस पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है। अगर आप कोई सा पेपर अपनी लैंग्वेज में चाहते हैं, ठीक है, आप जो चाहते हैं कि सर ये वाला पेपर आप मुझे सॉल्व करके बताइए, ठीक है, या ये वाला पेपर आप सॉल्व कर दीजिए, उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें बता दीजिए, ठीक है, तो उसके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर मैसेज करना है, आपको कोई सा टॉपिक समझना है वो भी आप हमें बता सकते हैं कि हम इंडिविजुअल उस टॉपिक को लेकर के आपके लिए आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज डाउन करना है, ठीक है। चलो बेटा इस पेपर को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये रहे मल्टीपल चॉइस के पहले क्वेश्चन इस सेट के, ठीक है। यहाँ पे आपका दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट योर आंसर बुक, यानी कि क्वेश्चन दे रखा है कि अपना जो सही उत्तर है उसको चुने और चुन करके अपनी कॉपी में लिखें। पहला क्वेश्चन है विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। आपके ऑप्शन है एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। तो बेटा हम पहले यहां पे कुछ चीजें हम बना लेते हैं। जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है पहले देख लेते हैं वो क्या है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है और यहाँ पे 2 लोब्स पाए जाते हैं और इसके साथ साथ इसमें थीका भी पाए जाते हैं, या ठीक है 1 2 3 4 जगह यहाँ पे थीका पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर थीका पाए जाते हैं और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ हमारी कोशिकाएं पाई जा रही हैं इससे लगी हुई, क्लियर है। तो बेटा ये जो आउटर लेयर होती है जो मैंने येलो कलर से बनाई है ये आपकी होती है एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बाद की अगर लेयर देख पाते हैं, ठीक है, इसके बाद की अगर लेयर हम लोग देखते हैं तो अंदर की तरफ इसी पर जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं ये इसकी दूसरी लेयर होती है और इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं
एंडोथीशियम, क्या बोलते हैं, एंडोथीशियम बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम अंदर की तरफ लेयर बनाते हैं बेटा, इस जो राउंड सर्किल है, ठीक है, इसको हम अगर यहां पर ये एक लेयर बना रहे हैं जिसने इस जो राउंड सर्किल है इसको चारों तरफ से कवर कर रखा है, ठीक है। तो ये जो रेड से मैंने बनाया है दैट इज कॉल्ड टैपेटम। क्या क्या है, टैपेटम, ठीक है। तो जो स्पेस मैंने छोड़ दिया है यहां पर, जो स्पेस ये छूटा हुआ है दैट इज मिडिल लेयर, दैट इज मिडिल लेयर। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, यहां पर इनर मोस्ट, तो सबसे अंदर की तरफ क्या है, ऊपर से काउंट करना शुरू करें, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड देन आफ्टर टैपेटम। तो टैपेटम यहां पर हमारा सही जवाब होगा इसका। क्लियर है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस बाय विच स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहां पर हमें बताना है कि वो कौन सी प्रोसेस है जहां पर स्पर्म्स रिलीज किए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ठीक है। यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो हमारे स्पर्म्स रिलीज किए जाते हैं, तो वो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, आपको बताना है कि इसका, तो इसमें आपके ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, ठीक है, आपका स्पर्मेटो, ऊपर है स्पर्मियोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। बेटा आपको इसमें जरा आप लोग भी गेस करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं कि इसका जो आंसर है, ठीक है, वो क्या है। देखिए इसमें दो तरीके से हम लोग ले सकते हैं। एक तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो गया आपका, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो गया आपका, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो गया, कन्वर्ट इन टू मैच्योर स्पर्म, ठीक है। oogenesis क्या हो गया बेटा, oogenesis तो क्या हो रहा है, oogenesis यहां पर होता है कि फॉर्मेशन ऑफ oocytes, यानी कि अभी स्पर्म बने ही नहीं है, ठीक है। यानी कि oogenesis क्या, सॉरी 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 बेटा, ऊ यहां पे oocytes यानी कि oogenesis तुम्हारा क्या है, तुम्हारा उगोनिया बन रहा है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है, फॉर्मेशन ऑफ oocytes, ठीक है। इंसेमिनेशन यहां पे बच रहा है, इंसेमिनेशन वो प्रोसेस होती है जहां पर आपके स्पर्म्स रिलीज किए जाते हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। क्लियर है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि एक जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो उसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो बैक्टीरियोफेज अगर हम देख पाते हैं, ये हमारा बैक्टीरियोफेज है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी कि ये हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसका हमारा क्या होगा, ठीक है, डीएनए आरएनए, डीएनए एंड आरएनए या डीएनए और आरएनए आपको बताना है, ठीक है। तो बेटा हम देख लेते हैं ये जो बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है, इसके अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है वो या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, इसका या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। डीएनए बोल सकते हैं तो फिर कभी अगर आ गया कि आरएनए वाला बैक्टीरियोफेज बनाओ या डीएनए वाला बनाओ, ठीक है। तो लेकिन हाँ एक बात ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो तुम्हारा कभी अगर आ जाए तुम्हारा हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट का अगर ये आ जाता है तो तुम्हारा क्या रहेगा कि वहां पर इस बैक्टीरियोफेज में
तुम डीएनए ही दिखाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस क्या कंटेन करता है, तो डीएनए और आरएनए, तुम्हें यही क्वेश्चन बना के रखना है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर आर, ठीक है बेटा, ये आपका एक नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि मल्टीपल क्वेश्चन जितने होते हैं वो सब एक नंबर के हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर सीजर क्या होते हैं, तो बेटा मॉलिक्यूलर सीजर हम बता दें कि आपका जो भी आपका जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर जो आपका डीएनए रहेगा, ठीक है, जो आपका डीएनए रहेगा, डीएनए को कट करने के लिए आप एक वर्ड यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर या बायोलॉजिकल सीजर या बायोलॉजिकल कटर्स। ठीक है, तो वहां पर हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स में कुछ हम लोग चीजों को पढ़ते हैं, जिसमें हमारा न्यूक्लियस तो केंद्रक है जो सेल के अंदर पाया जाता है, पॉलीमरेज, लाइगेज, ये चीज नहीं। यहां पर जो आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियसेस और एक आपका होता है एक्सोन्यूक्लियसेस। ठीक है, यही जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, चाहे वो एंडोन्यूक्लियसेस हो चाहे एक्सोन्यूक्लियसेस हो, ये आपके बायोलॉजिकल सीजर्स कहलाते हैं। और सीजर्स भी क्यों? क्योंकि ये डीएनए को कट करने के काम में आ रहे हैं, ताकि वो पार्ट वहां से हटाया जा सके। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स बेटा। ठीक है, चलो ये हमारे चारों के चारों मल्टीपल कंप्लीट हो चुके हैं। यहां पे हम आ जाते हैं अपने वेरी शॉर्ट आंसर्स पे। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट में आंसर देने हैं। यहाँ पे हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ओवल्यूशन? ओवल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो बेटा सिर्फ एक, दो या तीन लाइन में ही आपको इसका आंसर देना है। मैं फिर से बता दूं कि जो वेरी शॉर्ट को आंसर्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके एक नंबर के होते हैं, ठीक है, यानी कि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आंसर आपको देना है एक लाइन से लेकर के मैक्सिमम 3 लाइन। मैक्सिमम कितना? 3 लाइन। हाँ, अगर ज्यादा मूड हो रहा है तो अगर एलिब्रेट करना चाहते हो या क्वेश्चन कभी कभी कहते हैं कि अच्छे से आ रहा होता है, तो बेटा आप 4 लाइन तक खींच के ले जाओ, और 4 लाइन सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। इससे ज्यादा करना आपके लिए टाइम की वेस्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज कॉल्ड द ओवल्यूशन। ओवल्यूशन किसे कहते हैं? तो बेटा ओवल्यूशन वह होता है जब फीमेल ओवरी में 14th डे क्या होता है? एग रिलीज होता है फिमरीज में या फिलोपियन ट्यूब में, तो उसे हम ओवल्यूशन कहते हैं। यानी कि एग का रिलीज होना, फीमेल ओवरी से एग का रिलीज होना ही ओवल्यूशन कहलाता है। क्लियर है बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ राइट द नेम ऑफ एनी डीकंपोजर्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं डीकंपोजर्स की, तो बेटा डीकंपोजर्स क्या होते हैं? पहले हम ये समझ लेते हैं। डीकंपोजर्स बेटा हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेसिकली डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, दैट इज वाई डीकंपोजर्स। बेटा ये डीकंपोजर्स ही हमारी पृथ्वी की एक्चुअल सफाई करते हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है या लकड़ी कटी हुई पड़ी है या जो पत्तियां हैं, तो इन्हें क्या करते हैं? वो खा करके डाइजेस्ट करके वो मिट्टी में ही मिला देते हैं। तो दीज आर कॉल्ड डीकंपोजर्स। इसमें आप बेसिकली नेम ऑफ एनी लिख सकते हैं। तो बेटा आपके इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं एंड फंजाई आ जाते हैं। नॉर्मली आप ये आंसर दे सकते हैं कि बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द डीकंपोजर्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट अ नेम ऑफ एक्टोपैरासाइट फाउंड ऑन ह्यूमन। एक्टोपैरासाइट, एक्टो मतलब बेटा बात करते हैं कि यहां पे जो एक्टो लिखा है ना, एक्टो यानी कि बाहर, क्या है? एक्टो यानी कि बाहर, पैरासाइट कहां फाउंड किए जा रहे हैं? इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में, यानी कि मानव के बाहरी हिस्से में पाए जाने वाले पैरासाइट। यानी कि हमारे शरीर के ऊपर कोई ऐसा पैरासाइट है क्या जो पाया जा रहा है? ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, यहां पे क्या हम देख पा रहे हैं कि हाँ, मनुष्य के ऊपर जो भी पैरासाइट पाया जा रहा है उसका क्या नाम होता है?
लाइस, ठीक है, या टिक्स। लाइस मतलब बालों में बेटा जुएं हो जाते हैं, है ना, बालों में जुएं हो जाते हैं या कभी कभी छोटी छोटी टिक्स हो जाती हैं, ठीक है। आपके लाइसेंस जुएं जैसे ही संरचनाएं होती हैं वो छोटे होते हैं तो उन्हें टिक्स कहते हैं, लाइसेंस टिक्स बोलते हैं। तो मनुष्य के शरीर के ऊपर जो पाए जाने वाले पैरासाइट है वो बेटा हमारे खून चूस करके और हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पैरासाइट, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया है, ठीक है। देखिए बेटा इसका लाइन हम रिटर्न में 2 से 3 लाइन में दे सकते हैं, ये भी हमारा दो एक लाइन का आंसर है, ये भी हमारा एक लाइन का आंसर है। तो बेटा मैक्सिमम बोर्ड में क्या होता है ना, अक्सर कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर 2 से 3 लाइन में है, कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ सिंगल लाइन के आंसर होते हैं। कितने होते हैं? सिंगल लाइन के आंसर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 2 डीएनए बेसिस। क्या बात कह रहा है कि 2 डीएनए बेसिस के यहाँ पे आपको नाम बताने हैं। डीएनए बेसिस मतलब आपके नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है कि यहाँ पे आपके नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहा है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो नाइट्रोजनस बेस के होते हैं, ठीक है, नेम कौन से होते हैं? नाइट्रोजन बेस। क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हमारे होते हैं? वैसे तो हमारे 4 होते हैं। कौन सा होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, ठीक है, साइटोसिन होता है और साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है, थाइमिन होता है बेटा, ठीक है। ये आपको अब इनमें से कोई 2 आप लिख सकते हैं, एडेनिन ग्वानिन लिख दीजिए या साइटोसिन थाइमिन लिख दीजिए, या जो भी आपका मन करे इन चारों में से आप कोई 2 नाइट्रोजनस बेसिस लिख सकते हैं जिससे आपको ये आपको मिल सके, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई मॉर्गन हैज चूज फ्रूट फ्लाई फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, राइट 2 रीजंस, ठीक है। बेटा मॉर्गन ने यहाँ पर जो अपनी फ्रूट फ्लाइज का जो एक्सपेरिमेंट लिया है, ठीक है, वो इसलिए भी लिया है ताकि जो मॉर्गन थे, ठीक है, उन्होंने फ्रूट फ्लाइज लिया था, ठीक है, क्योंकि जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, उनका जो आपका उनके जो करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जेनेटिकल करेक्टर्स होते हैं, वो उनमें वेरिएशंस बहुत ढेर सारे मिलते हैं। और फ्रूट फ्लाइज क्या होती हैं, साइज में बड़ी होती हैं, तो उनके जो बॉडी में वेरिएशंस हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक तो बॉडी में वेरिएशंस आसानी से मिल जाते हैं, दूसरा कि उनको ऑब्जर्वेशन करना आसान रहता है। क्लियर है बेटा? चलो ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। डिफाइंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है बेटा? तो हम सभी को पता है कि द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या है बेटा? आनुवांशिकता के अंतर्गत आने वाले जो स्टडी होती है, ठीक है, यानी कि जब हम जो हमारे करेक्टर्स होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से चेंजेस हुआ करते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी ही हमारी क्या कहलाती है? जेनेटिक्स, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि द करेक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, द स्टडी ऑफ दैट करेक्टर्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है बेटा। ये आपका 2 नंबर में है। और आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि 2 नंबर का क्वेश्चन जो आपका होता है, ठीक है, वो आपको लिखना है आपका 5 से 8 लाइन का, 5 से 8 लाइन का आपको आंसर देना है। 8 लाइन में भले वो अगर आपको लग रहा है कि छोटा सा आंसर है, 2-3 लाइन में 4 लाइन में खत्म हो जाएगा, तो बेटा उनको आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि आपको 5 से 8 लाइन में आप करेक्ट जो लाइंस हैं उनको आप डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। बेटा यहाँ पे आपको कलर ब्लाइंडनेस का शॉर्ट नोट दे रखना है, ठीक है। आपको बताना है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है, क्या होती है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपको इसमें बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो आपका मलेरिया का पैरासाइट है, ठीक है, तो उसकी 2 स्पीसीज बतानी है,
तो इसमें तो बेसिकली अब ये देखो शॉर्ट, देखिए कहने को शॉर्ट आंसर है, लेकिन इसमें वन वर्ड में आपका आंसर पूछ लिया है। सिर्फ आपके दो नाम बताने हैं कि प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी दो स्पीसीज होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरी हो गई, आपके दो आंसर आपके हो सकते हैं, हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बेटा ये क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट से है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, समझने में ज्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों को समझ नहीं आता है कि आखिर ये दे क्या रखा है, कि यहां पर क्या है। ठीक है, तो बेटा ग्रॉस प्रोडक्टिविटी आपकी क्या होती है, द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड इन अ सर्टेन एरिया, ठीक है, बाय अ क्रॉप और यानी कि क्या आप कह सकते हैं, किसी एक सर्टेन एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो क्रॉप हो चाहे या अदर प्लांट्स हो, तो जो उनकी कैपेसिटी ऑफ फॉर्मिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड है, ठीक है, वो ग्रॉस कहलाती है। ठीक है, यानी कि ग्रॉस प्रोडक्टिविटी या जितनी भी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनकी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। नेट प्रोडक्टिव प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी होती है कि अगर पौधे अपना भोजन बना रहे हैं तो बेटा खुद वो भी तो कंज्यूम कर रहे होंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पौधों एक निश्चित एरिया में पौधों के द्वारा उत्पन्न की गई जो बनाया गया फूड, ठीक है, उनके अपने कंज्यूमिंग के बाद जो चीज बच रही है वो हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। क्लियर है बेटा? आ जाता है नेक्स्ट पे, राइट द नोट ऑन फूड वेब। यहां पे आपको फूड वेब के बारे में बताना है। तो फूड वेब बेटा आप जानते ही हमारा फूड चेन होता है, जिस तरीके से ग्रास होता है, ग्रास को तुम्हारा गोट होता है, ठीक है, गोट को तुम्हारा फॉक्स होता है और लायन होता है। उसी तरीके से इसको रैबिट भी खाता है, रैबिट को भी फॉक्स खा लेगा, रैबिट को लायन भी खा लेगा। उसी तरीके से हम यहां देख पाते हैं कि हमारा ग्रास हॉपर होता है, या हम सिंपली और से एग्जांपल ले देते हैं कि काऊ है, काऊ को भी फॉक्स खा लेगा, काऊ को लायन भी खा लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक जाल बन जाता है। ठीक है, कभी हम डिस्कस करेंगे कि जो इसको हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को यानी कि टॉपिक वाइज कभी लेकर के चलेंगे तो डिटेल में आपको हम बताएंगे कि इसका आंसर भी कैसे लिख के देना है आपको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा शॉर्ट टाइप आंसर टू, यानी कि इसका जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, फोर्थ नंबर वाला, इसका आपका 3 नंबर का क्वेश्चन ईच रहना है, यानी कि सभी क्वेश्चन आपके 3 नंबर के रहेंगे। आपके 4 क्वेश्चन हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यहाँ पे आपको बताना है कि पॉलिनेशन क्या होता है, उसको एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन भी करना है। तो पॉलिनेशन आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, आपके क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इसका आपका डायग्राम भी इसमें बताना है, और साथ साथ इसमें आपको यह भी बताना है कि क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, या अगर इसके अलावा कोई और पॉलिनेशन होता है तो वो भी आप इसमें डिस्क्राइब करेंगे डायग्राम के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, हम एक दिन एक ऐसा सेशन लेकर के आएंगे जहां आपको पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर तक जितने भी डायग्राम होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम होंगे, उन सभी डायग्राम को हम आपको ला करके यहां हम दिखाएंगे ही नहीं, बल्कि उसे अच्छे से समझ भी लेंगे कि किस डायग्राम को किस तरीके से अच्छे से समझ करके उसको बनाना है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो बेटा, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। जब भी अगर कहा जाए कि आपको क्रॉस सेक्शन, ठीक है, आपको बनाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, देन आपका जो साइड बाय क्रॉस सेक्शन होता है वो बनाना है। अन्यथा आपको सिंपली क्या बनाना है, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं
ये डायग्राम आपको सिंपली बनाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, क्लियर है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है। सिर्फ बताइए, सिर्फ डायग्राम के ही आपके 3 नंबर हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा जितने भी डायग्राम है इसके उन सब को भी अच्छे से तैयार करके आना है, ठीक है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहां बेटा आपको बताया गया है कि फंक्शन बताना है आपको आरएनए पॉलीमरेज का। बेटा आरएनए पॉलीमरेज का न्यूक्लियस में बताया गया है, तो न्यूक्लियस में आप सोचिए कि आरएनए पॉलीमरेज का काम कहां हो सकता है। जो कि हमारा न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, तो डीएनए अगर प्रेजेंट होगा तो बेटा डीएनए में ही हो सकता है काम हो। तो डीएनए से न्यूक्लियस में क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है। एमआरएनए बनते वक्त जब ये चीज ओपन हो जाएगी, यानी कि ये जब अलग हो जाएंगे, तो यहां से आपको सिंथेसिस करानी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंथेसिस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक आरएनए पॉलीमरेज की, यानी कि ये आपका है आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी, और इसी के बाद में फिर जो आपका एमआरएनए बनेगा वो बनता हुआ चले जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन के टाइम, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन के समय पर आपको आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है, और आरएनए पॉलीमरेज यानी कि आपको ट्रांसक्रिप्शन के समय पर आपको आरएनए पॉलीमरेज के जरिए ही एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। राइट द कंप्लीट फॉर्म ऑफ लैब एंड हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस। लैब, बेटा लैब का फुल फॉर्म क्या होता है। कहोगे सर जी लैब तो लैब होती है जहां पर बायोलॉजी का काम किया जाता है, या केमिस्ट्री का काम किया जाता है, या आपका फिजिक्स का होता है। नहीं बेटा, लैब का बायोलॉजी में फुल फॉर्म भी है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बेटा इसके बहुत सारे काम होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेसिकली हमारे यहाँ क्या काम करता है, फर्मेंटेशन के काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंट भी करना है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में लिखना है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फुल फॉर्म आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ठीक है बेटा। चलिए अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बेसिकली बेटा उसमें कोई हेडिंग नहीं होती कि शॉर्ट टाइप 1 क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप 2 क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन सिर्फ 5वां होता है। तो 5वें का ए पार्ट है, व्हाट इज टैग पॉलीमर्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैग पॉलीमर इन द फंक्शन इन बायोटेक्नोलॉजी। तो टैग पॉलीमरेज क्या होते हैं बेटा, टैग पॉलीमरेज आपके वो पॉलीमरेज होते हैं जो डीएनए में बेसिकली टैगिंग के लिए काम आते हैं, और इनका फंक्शन आपका बायोटेक्नोलॉजी में रिलीज होता है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या काम है, फर्मेंटेशन है, ठीक है। हमारा अगर मेडिसिन में जाते हैं तो हमारा क्या कहते हैं बायोटिक्स, ठीक है, जो हमारा एंटीबायोटिक्स आती है उनका फॉर्मेशन है, और सारे कई सारे मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं, उनके बारे में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में आपको बताना है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बेटा आपको कौन सा है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना है। किस बारे में, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना है। क्यों, क्योंकि वहीं पर क्या हो रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में हमें बताना है, यानी कि यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना है क्या, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। इंट्रोड्यूस 2 डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमंस, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है कि बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया से होने वाली 2 डिसीजेस, ठीक है। तो दो डिसीजेस बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी हैं, एक तो है आपका टीबी, और दूसरा मलेरिया,
तो इन दोनों बीमारियों के बारे में ब्रीफ में लिखना है, यानी कि एक बीमारी आपका 1.5 नंबर की है। इन दोनों बीमारियों के बारे में आपको लिखना है। क्लियर है? चलो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सीवेज ट्रीटमेंट इन ब्रीफ। ठीक है, यानी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनमें आपके सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट होते हैं उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं उनका आपको ब्रीफ में बताना है। ठीक है बेटा, तो इसे आपको करना है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी गंदा होता है उसको साफ करने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उनमें क्या रोल होता है वो आपको बेसिकली उसमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ रिसेक्शन एंजाइम इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिसेक्शन एंजाइम हमारा इसी में क्या आया है, एक तो हमारा मल्टीपल क्वेश्चन ही इसी में आ गया था कि हम लोग रिसेक्शन एंजाइम से हमारा वो क्या कहते हैं, हमारा क्या क्वेश्चन था कि हमारा बायोलॉजिकल सीजर क्या होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर, तो हमारे रिसेक्शन एंजाइम होते हैं। बेसिकली इसमें आपको एंडोन्यूक्लियोसिस और एक्सोन्यूक्लियोसिस के बारे में बताना है और उसका क्या यूज होता है डीएनए टेक्नोलॉजी में, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट अपॉन बीटी कॉटन। बेटा बीटी कॉटन को हम समझते हैं ये हमारा जीएमओ है। जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो बीटी कॉटन के बारे में हमें बताना है कि इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, और हमारे लिए क्यों फायदेमंद है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि जो हमारा पीसीआर होता है, पीसीआर होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है इस। ठीक है, तो पीसीआर में हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर में जो भी हमारा डिजायर्ड जीन होते हैं उसके हम लोग मल्टीपल कॉपीज करते हैं, है ना। जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक जेनेटिक जो हमारा मटेरियल है उसकी कुछ थोड़े समय में ही एक बहुत ही ज्यादा नंबर्स में, ट्रिलियंस ऑफ नंबर्स में हम लोग उसकी कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे हमारे लॉन्ग आंसर्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे क्या आ जाते हैं, लॉन्ग आंसर्स आ जाते हैं। लॉन्ग आंसर में बेटा आपको चॉइसेस देखने को मिलेंगे। लॉन्ग आंसर में क्या है, आपको चॉइसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको चॉइसेस होंगी कि ये क्वेश्चन करना है या ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन हमारा लॉन्ग का दिया है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट विद द डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको फीमेल गैमेटोफाइट की बात करनी है, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करनी है, उसके बारे में आपको लिखना है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको पूरी तरीके से इसको डिस्क्राइब करना है, वो भी डायग्राम के साथ में। ठीक है, आपका इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब द डिफरेंस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के डिफरेंट डिटेल्स दिए गए हैं कि हम फैमिली प्लानिंग को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो फैमिली प्लानिंग है यानी कि जनसंख्या को जो, यानी कि जैसे कि कई सारे स्लोगन्स आते हैं, ठीक है, कि हम दो हमारे दो। ठीक है, तो स्लोगन कहने के लिए ठीक है, लेकिन वो मेथड्स में नहीं आते हैं। मेथड्स में बेसिकली आपके कुछ बैरियर मेथड्स आते हैं, कुछ केमिकल मेथड्स आते हैं, कुछ डिवाइसेज आती हैं जिन्हें हमें करना होता है। ठीक है, तो उन डिवाइसेस के बारे में, उन जो आपके बैरियर्स के बारे में आपको इसमें लिखना है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया विद द डायग्राम। यानी कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आपको बताना है। ट्रांसक्रिप्शन आपका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन आपकी प्रोसेस होती है डीएनए से आरएनए बनने की। ट्रांसक्रिप्शन आपकी प्रोसेस होती है डीएनए से एमआरएनए बनने की। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को जो बैक्टीरिया में हो रही है वो भी आपको बताना है, और साथ ही साथ उसकी जो डायग्राम है वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन।
यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो शुरुआत से लेकर के ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के आज तक जो भी इवोल्यूशन हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में एक बड़ा सा ऐसे आपको लिखना है। क्लियर है बेटा? चलो बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन? ठीक है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं? डिफरेंशिएट बिटवीन द इन सीटू और एक्स सीटू एग्जामिनेटर। बेटा यहां पे आपका जो क्वेश्चन दिया है ना, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, बेटा ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है, और साथ साथ इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो चूंकि जो आपके बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड हैं वो इन सीटू और एक्स सीटू हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं जो इसके ऑप्शन पे दिया हुआ है, व्हाट इज द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन क्या होता है? एक जनसंख्या होता है, यानी कि एक जो एक सर्टेन एरिया में, एक फिक्स एरिया में जो भी जनसंख्या किसी भी जीव की प्रजाति पाई जा रही है वो क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। डिस्क्राइब इट्स एब्रिट्यूड्स इन डिटेल, यानी कि इसके बारे में आपको डिटेल में देना है, इसके डिटेल्स देनी है। ठीक है, एब्रिट्यूड्स मतलब इस क्यों बढ़ रही है, ठीक है, इसके उपाय क्या हैं घटने के, ठीक है, तो वो आपको इसमें देने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर ये खत्म होता है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, कंप्लीट सॉल्व पेपर चाहिए, तो भी आप लोग हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में नीचे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ में। ठीक है, बने रहिएगा बेहतरीन स्टडी विद अनुराग के साथ में। ठीक है, मैं लाता रहूंगा इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एक अगला पेपर लाऊंगा जो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि लाइव लेकर के आऊं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको जल्दी लगा के दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, और इसके सारे आंसर्स को आप एक कॉपी में सॉल्व करके रख लीजिए। थैंक यू।